नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, पिछले 5 मई से आज 20 जून हो गया। इस दौरान देश भर में 2 बड़ी परीक्षाएं कराई गई। सबसे पहले नीट की परीक्षा हुई, जिसमें करीब 23,81,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वो परीक्षा जिसका पेपर कम से कम बिहार में, गुजरात में 3 मई को ही आउट हो गया। बावजूद इसके परीक्षा कराई गई। बिहार में इस मामले में 13 छात्र पकड़े गए। उनसे पूछताछ चल रही है। उन सब ने अपना कबूलनामा भी उनका आ गया है कि किस तरह से उनको प्रलोभन दिया गया। परीक्षा के एक दिन पहले गेस्ट हाउस में बैठा करके उनको सारे प्रश्नों के हल रटाए गए। उसके बाद उन लोगों ने जाकर के परीक्षा दी। ये सारा कुछ मामला इसे लेकर के जो आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ उसकी पोल भी खुल चुकी है। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने उसके भी सबूत एकत्र कर लिए हैं। 30 से 32 लाख रुपए तक लिए गए एक छात्र से। ये सारा कुछ खुलासा हो चुका है। बिहार पुलिस एनटीए को सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन एनटीए को उसकी कोई जरूरत नहीं है। गुजरात में पोस्ट डेटेड चेक मिले हैं। सबसे बड़ी चीज, जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको चर्चा के दौरान, कि उड़ीसा से, झारखंड से लोग बिहार क्यों जाएंगे, कर्नाटक से वो गोधरा क्यों जाएंगे इतनी दूरी तय करके परीक्षा देने के लिए। हर परीक्षार्थी यही चाहता है कि उसके समीप सबसे नजदीक जो केंद्र हो वहां पर उसको परीक्षा देने की इजाजत दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि आरोप यह है कि एनटीए ने परीक्षा फॉर्म भरवाने के बाद और परीक्षा शुरू होने के पहले जो पोर्टल खोला, उस पोर्टल को खोलने के पीछे अब आशंका यही है कि ऐसे ही गैंग के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हें फर्जी तरीके से डॉक्टर बनाने के लिए, एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के लिए वो पोर्टल खुला, जिसमें हजारों लाखों छात्रों ने अपना सेंटर बदला। आपको मैंने कल की चर्चा में ये यूपी बोर्ड का एक पुराना किस्सा आपको सुनाया था। आपको उसके आगे बता दूं कि यहाँ यूपी बोर्ड में 90s में वो स्थिति थी कि हम अगर केवल बनारस केंद्र की बात करें तो बनारस केंद्र पर बिहार से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, हरियाणा से, दिल्ली से, यहाँ तक कि पड़ोसी राष्ट्र नेपाल तक से बच्चे आते थे। एक बार वो दाखिला लेने के लिए आते थे, उसके बाद वो परीक्षा के लिए आते थे। परीक्षा के लिए आने पर उनको सारी सुविधाएं मुहैया की जाती थी। होटलों में टिकाया जाता था, गेस्ट हाउस में टिकाया जाता था, अच्छे भोजन मिलते थे, अच्छा नाश्ता मिलता था। परीक्षा केंद्र से तक ले जाने के लिए उन्हें साधन मुहैया कराया जाता था। इसमें बनारस और चंदौली, गाजीपुर, बलिया ऐसे जिले बदनाम थे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कोई परीक्षा कराई जाए, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो दाखिले के लिए, चाहे वो नौकरी की परीक्षा हो। अब हम इस समय दाखिले पर ही बात कर रहे हैं, तो दाखिले में नीट की परीक्षा जो एनटीए कराता है
एनटीए के ऊपर एक के बाद एक सवाल गहराने लगे हैं। वो बिहार पुलिस से सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? वो गुजरात पुलिस से सहयोग क्यों नहीं कर रहा है? सरकार को आखिर क्या चाहिए? कौन सी चीज चाहिए? आपने पिछले मंगलवार को देश के 317 शहरों के 317 शहरों में जो परीक्षा कराई, जिसमें 11,21,000 छात्र पंजीकृत थे, 81% छात्र उपस्थित हुए, लेकिन वो परीक्षा अगले ही दिन 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया। सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने ये एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि गृह विभाग के अपराध इकाई से इनपुट मिलने के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षा अब बाद में कराई जाएगी। मैंने 11,21,000 में से 81% जो लड़के, यानी कि 8-9 लाख लड़के जो थे, उन्होंने परीक्षा दी नेट की, उसे रद्द कर दिया गया। एक मामला 3 मई से चल रहा है, आज 20 जून हो गया, लड़के सड़क पर हैं। कांग्रेस लड़कों के समर्थन में है, एनएसयूआई लड़कों के समर्थन में है, समाजवादी पार्टी लड़कों के समर्थन में है, आम आदमी पार्टी लड़कों के समर्थन में है। सुप्रीम कोर्ट हर जानकारी मांग रहा है। सरकार के पास और एनटीए के पास सारे दस्तावेज हैं। बिहार सरकार, गुजरात सरकार उन्हें सब कुछ सौंपने के लिए तैयार है। बावजूद इसके एनटीए और शिक्षा मंत्रालय इस बात को मानने से लगातार इनकार कर रहा है कि पेपर आउट हुआ है। पेपर आउट जिस ढंग से बिहार में हुआ, उसमें एक मंत्री, और वो कौन मंत्री हैं हम आप भले न जानते हो, लेकिन सरकार को तो पता होगा। केंद्र में एनडीए की सरकार, बिहार में एनडीए की सरकार, गुजरात में बीजेपी की सरकार। अब अपनी सरकार की पुलिस और आपकी अपनी जांच एजेंसी के बीच में कोई तालमेल तक नहीं है। वो जो 23 लाख बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से आज 16 दिन से वो बच्चे घोर डिप्रेशन में चले गए हैं। इसमें से बहुत से बच्चे इस समय पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो विदेश जाकर के अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं। आपको यूक्रेन और रूस युद्ध की शुरुआत याद होगी, जब ढेर सारे बच्चे वहां डॉक्टरी पढ़ने के लिए गए थे और वहां से उन्हें किस तरह से अपनी जान बचा करके अब स्वदेश लौटना पड़ा था। यहां के लड़के रूस जाते हैं, चीन जाते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। अगर वहां कुछ होता है, बीच में पढ़ाई छोड़ करके आते हैं, सरकार का ध्यान उन पर भी नहीं जाता है। यूक्रेन से जो लड़के लौटे थे, उनकी पढ़ाई को लेकर के क्या हुआ, आगे की पढ़ाई को लेकर के, इस पर न मीडिया ने कभी ध्यान दिया और सरकार को तो इससे कोई सरोकार भी नहीं है। उसे अपने चुनाव जीतने, अपनी सत्ता को बरकरार रखने भर से ही केवल मतलब है। उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिलने वाले चंदों की जरूरत है, उससे सरोकार है उनका।
देश के पूंजीपतियों से सरोकार है उनका। आम आदमी का लड़का पढ़ नहीं सकता है, वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो प्रोफेसर नहीं बन सकता है, वो पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता है। हर जगह पेपर लीक हो जा रहा है। बड़ी मुश्किल से अभिभावक अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के बारे में सोच पा रहे हैं आज की स्थिति में, जब पूरा देश कंगाल हो चुका हो। ऐसी स्थिति, घरों से उनकी संपत्ति निकल चुकी हो, उनकी सैलरी इतनी नहीं है कि वो बचत भी कर पाएं, बावजूद इसके कर्ज में डूब करके किस तरह से वो अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की सोच रहे हैं, इतना हिम्मत बांध रहे हैं। उन बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं, 2 साल 3 साल बच्चे कोचिंग करते हैं, उसका खर्चा, घर से बाहर जाकर के उनको कोचिंग करना पड़ता है, उसका खर्चा, एग्जामिनेशन की जो फीस ली जाती है उसका शुल्क, वो शुल्क भी थोड़ा बहुत नहीं होता, वो भी भारी भरकम शुल्क होता है। वो चाहे नीट का हो, चाहे नेट का हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का हो, चाहे वो गेट का हो, लेकिन इससे कोई सरोकार नहीं है। मैंने बताया कि बच्चे, नीट के बच्चे डिप्रेशन में आ चुके हैं। आलम यह है कि यूजीसी की जो वेबसाइट है वहां रोजाना सैकड़ों सैकड़ों कॉल आ रहे हैं। जो उनका काउंसलिंग सेंटर है सीबीएसई का, वहां रोजाना सैकड़ों फोन आ रहे हैं। बच्चों को साइकेट्रिक क्लिनिक में जाना पड़ रहा है। हमारा युवा, हमारा देश का भविष्य, जिस पर हमको नाज है, नाज होना चाहिए, उनको डिप्रेशन में डाल रही है ये सरकार। अगर आप एक परीक्षा को 24 घंटे बीतने से पहले ही निरस्त कर सकते हैं, तो दूसरी परीक्षा पर इतना ज्यादा घमासान क्यों? मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत, ऊहापोह की स्थिति यह है कि 6 जुलाई को से काउंसलिंग शुरू होनी है। अभी बच्चे ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो काउंसलिंग की तैयारी कैसे करें। क्या परीक्षा जो हुई है वो कायम रहेगी या रद्द हो जाएगी? एक रेलवे बोर्ड की परीक्षा का उदाहरण आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से छाया हुआ है। 2010 का मामला है, रेलवे बोर्ड का स्क्रूटनी का, जिसमें फैसला आते आते 4 साल लग गए थे और परीक्षा रद्द हुई। तो क्या नीट के बच्चों के साथ भी यही होगा? उन्हें भी 4-5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा? तब तक तो उनकी उम्र ही खत्म हो जाएगी। इस नीट में शामिल कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका ये आखिरी मौका है। बड़ी लगन से उन्होंने अपनी तैयारी की थी। उन्हें उम्मीद थी कि अब की बार तो उनका दाखिला, वो नीट क्वालिफाई कर लेंगे और उन्हें एमबीबीएस में दाखिला मिल जाएगा। लेकिन अब वो क्या करें, कहां जाएं? सबसे बड़ी चीज ये है कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए जब एक छात्र जुटता है, उसका परिवार जुटता है, एक बार तैयारी करके फ्रेश माइंड से जो बच्चे परीक्षा देते हैं, वही बच्चे उसी परीक्षा को इन आपाधापी की परिस्थितियों में क्या वो पुनः उस मानसिक स्थिति में होंगे कि वो फ्रेश दिलो दिमाग से परीक्षा दे पाएंगे?
उन्होंने जो 5 मई को जो परीक्षा जिस ढंग से दी, क्या वो अगर ये परीक्षा दोबारा होती है तो उसी ढंग से वो दे पाएंगे? ये राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली परीक्षाएं प्रति उत्पन्न मति के साथ भी दी जाती हैं। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब प्रति उत्पन्न मति से ही दिया जाता है, लेकिन जो बच्चा पिछले 16 दिन से अवसाद की स्थिति में हो, वो अगर जुलाई में उसे परीक्षा, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में फिर से परीक्षा देने की बात आ जाए, तो क्या वो परीक्षा दे पाएगा? वो जितने अंक उसने इस बार सिक्योर किए हैं, वो क्या अगली परीक्षा में सिक्योर कर पाएगा? ऐसा लगता नहीं है। ये बहुत दुरूह कार्य होता है। आप कोई एक स्क्रिप्ट बनाएं, वो बिगड़ जाए या नष्ट हो जाए, तो ठीक वैसे ही स्क्रिप्ट आप दोबारा तैयार नहीं कर सकते हैं। ये बात मीडिया वालों को भी अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन अजीब सरकार है। वो केवल इसी फिराक में 4 जून से लेकर के आज तक इसी उधेड़ बुन में जुटी हुई है कि कैसे उसकी सत्ता कायम रहेगी। उसे बच्चों की कोई चिंता नहीं है। बच्चों का भविष्य कैसा होगा, क्या होगा, इस पर कोई चिंता नहीं है। यहां तक कि परीक्षा से पहले, बोर्ड परीक्षाओं से पहले परीक्षा पर चर्चा करने वाले वो भी शांत हैं, वो भी मौन हैं। अब ये इसका मामला कब तक आएगा, सुलझेगा, ये कोई नहीं बता सकता। अब वो परमात्मा ही बता सकते हैं, लेकिन उनकी परमात्मा अब जो बताएंगे, कल जो बताएंगे, तब तक इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका होगा। अब हम आपको बतावें कि मंगलवार 18 जून को देश के 317 शहरों में 11,21,000 छात्र यूजीसी नेट के लिए पंजीकृत रजिस्टर्ड थे। इसमें से 81% बच्चों ने परीक्षा दी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ में 19 केंद्रों पर 2 पाली में 62,000 में से 58,000 ने परीक्षा दी। अगर हम बनारस की बात करें तो बनारस में 18 केंद्रों पर 22,260 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से कि लगभग 94% ने परीक्षा दी। इस परीक्षा में यूपी का सबसे पढ़ने लिखने के मामले में सबसे रिच अगर कोई शहर रहा है तो वो प्रयागराज, आज की तारीख में जिसे प्रयागराज कहते हैं, जिसे हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वो हर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए बच्चे वहां जाया करते थे। आज भी वो इलाहाबाद का माहौल उस ढंग का कमोवेश पूरी तरह से नहीं, फिर भी प्रयागराज में आज भी पढ़ाई लिखाई का माहौल है। बावजूद इसके एक घटना आपको बताऊं कि जिस दिन मंगलवार 18 जून को नेट यूजी की परीक्षा हो रही थी, वहां एक साल्वर पकड़ा गया। प्रयागराज में एक सहायक अध्यापक को करेली पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना में बताया जा रहा है कि भदोही के आलोक कुमार को करेली के ठाकुर
हर नारायण डिग्री कॉलेज करोल बाग में उनका सेंटर था। उनकी जगह पर परीक्षा देने के लिए मिर्ज़ापुर के सहायक अध्यापक उमाकांत बिंद साल्वर बनकर के आए। लेकिन बायोमेट्रिक जांच में जब शुरू हुई तो उनके फिंगरप्रिंट्स का जब मिलान किया गया तो वो फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हुआ, फोटो का मिलान नहीं हुआ। कई पूछताछ की सेंटर पर मौजूद कक्ष निरीक्षक ने, केंद्र व्यवस्थापक ने, तो उन्होंने ये कबूल किया कि वो दूसरे के नाम पर परीक्षा देने के लिए आए थे। लिहाजा करेली थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ये प्रयागराज का मामला है। हालांकि मामला जो केंद्र सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने जो इस परीक्षा को अगले दिन निरस्त किया है, उसके पीछे गृह विभाग की अपराध इकाई शाखा का इनपुट है। कुछ साइबर क्राइम का कुछ मामला है। अभी स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया गया है। यानी कि इस बार इस मामले में यूजीसी नेट के मामले में शिक्षा मंत्रालय पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है कि एनटीए ने जो ये परीक्षा कराई है उसमें बड़े पैमाने पर चूक हुई है, धांधली हुई है। अगर वो तत्काल इस परीक्षा को रद्द नहीं करते तो ये एक बड़ा बवंडर भी हो सकता था। लिहाजा इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया। लेकिन जो स्थिति नीट के लिए बन रही है या बन चुकी है, उसमें कब फैसला आएगा, कब सुधार होगा? आखिर एनटीए ईओयू बिहार की मदद क्यों नहीं कर रही है, उनके साथ सहयोग क्यों नहीं कर रही है? अब स्थिति यह है कि बच्चे नीट के अवसाद में हैं, क्लिनिकल साइकेट्रिक की जरूरत पड़ रही है उनको, वो विदेश जाने का विकल्प चुनने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जिनका अंतिम मौका था परीक्षा देने का वो हताश हो चुके हैं। उन परिवारों की स्थिति, आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना आसान नहीं है। किस तरह से माँ बाप आज की इस 2016 नोटबंदी के बाद की स्थिति में किस तरह से अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, उच्च शिक्षा दिला रहे हैं, ये उनसे जाकर के पूछिए, उनका दिल ही जानता होगा। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, शिक्षा मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बतावें कि सीबीएसई के काउंसलिंग सेल में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, यानी कि ये पूरा हिंदी बेल्ट जहां से आपको झरे झार वोट मिलते हैं, वहां की ये बच्चे हैं। अरे ये वो बच्चे हैं जो कि आप ही को वोट देते हैं और आप ही की सरकार बनाते हैं। इनके माता पिता भी आपको वोट देते हैं, आपकी सरकार बनाते हैं। जिन्होंने आपको सत्ता दिलवाई है, पिछले 10 साल से वो आपको सत्ता दिलवा रहे हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। कम से कम उनकी चिंता करते। वो घोर डिप्रेशन में जा चुके हैं। उनकी काउंसलिंग करना भारी पड़ रहा है, मुश्किल भरा हो रहा है काउंसलर्स के लिए, लेकिन कोई फिक्र नहीं है। पढ़ाई से उनका मन उचाट हो गया है। अब आज की तारीख में एक बच्ची प्रिया बिहार से दिल्ली पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए। वो बच्ची बताती है कि किस तरह से उसने तैयारी की थी। उसके 623 नंबर आए हैं, रैंक आई है उसकी,
लेकिन उसका कहना है कि इस बार रैंक इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है कि उसे गांव गिरांव के किसी अच्छा कॉलेज मिलना तो दूर, गांव गिरांव के किसी कॉलेज में भी अगर कोई मेडिकल कॉलेज होगा प्राइवेट तो वहां भी उसे दाखिला नहीं मिलेगा। उस बच्ची की डिमांड है कि मामले की सीबीआई जांच हो। वो बच्ची, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक बार अगर फैसला हो भी जाता है कि ये परीक्षा रद्द की जाती है तो दोबारा परीक्षा देना उन बच्चों के लिए आसान नहीं होगा। वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो चुके हैं कि उनके लिए फिर से वो तैयारी करना बहुत मुश्किल काम होगा। वहीं अभिभावकों की स्थिति यह है कि वो दिन रात सिर्फ इस प्रयास में लगे हैं कि अपने बच्चों को डिप्रेशन से उबारें। उसके लिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होनी है। उसके पहले 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होनी है। वो काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां अगर मिलेंगी तो परीक्षा रद्द की जाएगी। इन सारे माहौल को लेकर के बच्चों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। अब इन बच्चों को एक बार फिर से और उनके अभिभावकों को भी एक बार फिर से आत्मचिंतन करना होगा कि जिस सरकार पर उन्होंने भरोसा जताया, जिस पार्टी पर उन्होंने भरोसा जताया, वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितनी लाभदायक है कि उनके बच्चे अवसादग्रस्त हो रहे हैं। अब भी चेत जाइए, उन बच्चों को बचा लीजिए। उनमें कई मेधावी बच्चे होंगे, उनमें कई जीनियस, कई इंटेलिजेंट बच्चे होंगे। इस देश को डॉक्टरों की जरूरत है, लिहाजा चयन प्रक्रिया ठीक से अपनाई जाए ताकि वो बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें डॉक्टरी की और देश की सेवा कर सकें। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अब तक अगर अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपके साथ बने हुए हैं लगातार। हर घटना की सूचना हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।